This conference will now be recorded. अद्य सोमवासरः अथवा इन्दुवासरः भाद्रपद शुद्ध नवमी दशमी च दिनांक 5 सप्टेंबर 2022 शिक्षक दिन राधाकृष्ण सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षक दिन चरक शारीर अध्याय 3 शंखं चक्रं जलौकान् दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन् निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीनं ब्रह्मणो हि समारब्धाम् आत्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोद्धि सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। न चात्मा स्वत्सु इंद्रियेषु ज्ञः असत्सु वा भवति अज्ञः। तो इंद्रिय अगर है तो आत्मा ज्ञ है और नहीं है तो अज्ञ है, इस प्रकार की बात नहीं है। नहीं असत्वः कदाचित आत्मा, सत्व के बिना कभी आत्मा नहीं होता। सत्व विशेषाच उपलब्धते ज्ञान विशेषाय, और फिर सत्व विशेष के अनुसार ज्ञान विशेष की प्राप्ति इस प्रकार की होती है। तो एक ही व्यक्ति ज्ञ और अज्ञ इस प्रकार से किस प्रकार से हो सकती है, ये बताने के लिए इंद्रियों के साथ अगर है तो ज्ञ है, इंद्रियों के साथ नहीं है तो अज्ञ है, इस प्रकार से। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आत्मा अनित्य इस प्रकार का है। भवन्ति चात्र न कर्तुः इंद्रियाभावात् कार्य ज्ञानं प्रवर्तते, या क्रिया वर्तते भावैः सा विना तैर्न वर्तते। कर्तुः इंद्रियाभावात् कार्य ज्ञानम न प्रवर्तते, जो करता है उसको इंद्रियों के बिना कार्य ज्ञान नहीं होता, इस प्रकार का। या क्रियते वर्तते भावैः, भावों से जो क्रिया होती है, सा विना तैर्न वर्तते, वो उनके बगैर नहीं होती है, इस प्रकार से। ज्ञानम जानन विमृतो भावात् कुंभकृन्न प्रवर्तते। ज्ञाता होने पर भी अगर मिट्टी ही नहीं है तो कुंभकार प्रवृत्त नहीं हो सकता, कुंभ निर्माण नहीं कर सकता, इस प्रकार से। न चास्य ज्ञानजनन शक्ति परा हता भवति इति आशयेन आह न इत्यादि। यत्तु एतत् ऐन्द्रियकं विषयोपभोगात् भोगवत् तत् भवति कदाचित्, कदाचित् च इन्द्रियाभावात् भवति न भवति इति अध्यात्मविदो मन्यन्ते। किंच बाह्यज्ञानेऽपि ज्ञानजननशक्तः एव अयम् आत्मा
परं करणाभावात् कदाचिन्न प्रवर्तते कार्यज्ञानमिति कार्यप्रवृत्तिजनक बाह्यविषयज्ञानं तेन निर्विषयं ज्ञानम् आत्मनः इन्द्रियाभावे भवति इति सूचयति। भावैः इत्यत्र यैः इति शेषः वर्तते उत्पद्यते अत्रैव दृष्टान्तः जानन्नपि इत्यादि। जानन्नपि इति घटं कर्तुं जानन् अपि इत्यर्थः मृदो मृत्तिकायाः अभावात्। तो अगर आत्मा ज्ञ है तो सभी समय उसके पास ज्ञान होना, उसके पास प्रवृत्ति होना वगैरह वगैरह ये बात होनी चाहिए थी, इस प्रकार का आक्षेप। और अगर करण नहीं है, साधन नहीं है, तो ज्ञ होने के बावजूद भी वो कार्य नहीं कर पाएगा, ये बताने की कोशिश इस प्रकार की है। जैसे कुंभकार है, उसको कुंभ बनाने का ज्ञान भी है, किंतु मिट्टी ही नहीं है तो नहीं बना सकेगा। उस प्रकार अगर इंद्रिय इसके साथ में नहीं है तो वो ज्ञाता है फिर भी ज्ञान ग्रहण नहीं कर पाएगा। जो इंद्रियाधीन इस प्रकार का ज्ञान है वो नहीं ले पाएगा। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि आत्मा चराचर व्यापक इस प्रकार का है और जब वो सजीवों से जुड़ा है तब उसको इंद्रियों के द्वारा ज्ञान होता रहता है। जब इस प्रकार का जोड़ा नहीं रहता तो उसमें क्षमता होने पर भी ज्ञान होने की कोई गुंजाइश इस प्रकार की नहीं है। तो अग्निवेश ने जितने भी अग्निवेश ने नहीं, भरद्वाज ने जितने भी सवाल पूछे हैं उन सभी का जवाब इन्होंने दे दिया। श्रूयतां चेदम अध्यात्मम आत्मज्ञान बलम महत् इंद्रियाणि च संक्षिप्य मनः संक्षिप्य चंचलम प्रविश्याध्यात्मम आत्मज्ञः स्वे ज्ञाने पर्यवस्थितः सर्वत्रावहित ज्ञानः सर्वभावात् परीक्षते। तो ये अध्यात्म जो है वो भी तुम एक बार सुन लो। आत्मा आहे, मन स्थिर आहे, इंद्रिय आहे, पण सर्वांना का ज्ञान होत नाही। तो जिस इंद्रिय से संयुक्त होगा उसी इंद्रिय का ज्ञान होता रहेगा इस प्रकार से। और आत्मस्थे मनसे स्थिर है, ये बात अगर स्थिर हो जाती है तो आत्मा का खुद का ज्ञान इस प्रकार का होगा, खुद की अनुभूति इस प्रकार की होगी इस प्रकार से। लेकिन मन भटकता रहता है इंद्रियों के पास और फिर उसके जरिए उन इंद्रियों द्वारा ज्ञान होता रहता है। तो ज्ञान होता है, आत्मज्ञान होता है नहीं होता है, ये इस प्रकार की बात अलग रहेगी। तो ये अध्यात्म सुनो और आत्मज्ञान बलम महत्, और आत्मज्ञान बल जो महत् है वो भी सुनो। इंद्रियाणि च संक्षिप्य मनः संक्षिप्य चंचलम, तो इंद्रियों का संक्षेप करके उनमें से ध्यान निकाल के मनः संक्षिप्य चंचलम, और चंचल मन उसको भी काबू में रखते हुए प्रविश्य अध्यात्मम आत्मज्ञः स्वे ज्ञाने पर्यवस्थितः। तो आत्मज्ञ जो है वो अध्यात्मम प्रविश्य, अध्यात्म में प्रवेश करके स्वे ज्ञाने पर्यवस्थितः, खुद के ज्ञान में सर्वत्र अवहित ज्ञान सर्वभावान, तो वो सर्वत्र अवहित ज्ञान जिसको दक्ष इस प्रकार का ज्ञान है, सर्वभावान परीक्षित है और सभी भावों को वो परीक्षा करता है। आत्मानम अपि अध्यात्मम अधि अध्यात्म, तो आत्मा के बारे में, आत्मा का आश्रय करके तो अध्यात्म। आत्मनो ज्ञान से बलम आत्मज्ञान बल, तो खुद के ज्ञान का बल ये आत्मज्ञान बल है। संक्षिप्येति विषयेभ्यो व्यावर्त्य इत्यर्थः, मनः संक्षिप्य इति मनोपि आत्मनु आत्मव्यतिरिक्त
विषयान निगृह्य। तो मन भी भटकता रहता है, इंद्रियों के पास जाता रहता है, इंद्रियों का निग्रह करेंगे, मन का भी निग्रह करेंगे, ताकि वो बाकी किसी चीज में नहीं लग जाएगा इस प्रकार का। वे ज्ञाने इति आत्मज्ञाने सर्वभवान् परीक्षते इति विनापि इंद्रियैः समाधिबलादेव यस्मात् सर्वज्ञो भवति तस्मात् स्वभावः एव निरीन्द्रियोऽपि आत्मा। तो it's not a trouble. हाँ, निरिंद्रिय होने के बावजूद भी वो ज्ञ इस प्रकार का रहता है, खुद ही का ज्ञान कर लेता है। इन्होंने जो संप्राप्ति की अवस्था, संप्राप्ति नहीं, समाधि की अवस्थाएं बताई है, इसमें सविकल्पक और निर्विकल्पक ये बात है। और सविकल्पक में शुरू में आनंद अनुभूति इस प्रकार की होना, सानंद सास्मित इस प्रकार की समाधि, और फिर उसके बाद में सास्मित यानी कि केवल अस्मिता भाव कि मैं हूं, इतना अस्तित्व होना, ये संप्रज्ञात समाधि के अंश इस प्रकार से बताया है, या आगे वाले अंश बताया गया है। और फिर उसके बाद असंप्रज्ञात समाधि शुरू हो जाती है इस प्रकार से। तो इन अवस्थाओं में आत्मा को खुद का ज्ञान होना, ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान, ये जो त्रिपुटी है वो एक रूप इस प्रकार की हो जाती है। और फिर उसको सभी विश्व का भी ज्ञान उसमें हो जाता है इस प्रकार से। गृहीष्व च इदम अपरम भरद्वाज विनिर्णयम निवृत्तेन्द्रिया वाक्चेष्टा सुप्त स्वप्नगतो यदा विषयान् सुख दुःखे च वेत्ति नाज्ञोऽपि अतः स्मृतः नात्मज्ञानादृते चैकं ज्ञानं किंचित् प्रवर्तते नह्येको वर्तते भावो वर्तते नापि अहेतुकः। और ये दूसरा भी एक निर्णय सुन लो इस प्रकार से, निवृत्तेन्द्रिय वाक्चेष्टा, तो इंद्रिय वाक चेष्टा इससे निवृत्त, सुप्तः सोया हुआ, स्वप्नगतो यदा विषयान सुख दुखे च वेत्ति, तो उस स्वप्नावस्था में विषय सुख दुख इनका उसको ज्ञान होता रहता है, न अज्ञापि आत्मस्मृता, और इसलिए उसको अन्य नहीं कहा जाता। न आत्मज्ञानादृते चैकम ज्ञानं किंचित प्रवर्तते, आत्मज्ञान के बिना कोई भी ज्ञान प्रवृत्त नहीं होता है। नहीं एको वर्तते भावो वर्तते नापि अहेतुका, तो एक ही भाव इस प्रकार का नहीं होता, और अहेतुक भाव भी नहीं होता। कारण है तो कार्य इस प्रकार का होगा। अगर कोई भाव कारणों के बिना निर्माण होने वाला है तो नहीं है, वो स्थिति नहीं है इस प्रकार की, न आपी अहेतुका। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि आत्मा ज्ञ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। कभी ज्ञ होता है, कभी नहीं होता है, ये इंद्रियों के अधीन इस प्रकार के है। और जब इंद्रियों के पर चला जाता है तो फिर उसको ज्ञान होता ही रहता है इस प्रकार के। अपरमपि लौकिकम इंद्रियस्य ज्ञान सद्भाव उदाहरणम आह गृहीष्व इत्यादि स्वप्नगतः इति स्वप्नदर्शनावस्थां प्राप्तः आत्मज्ञान विषय ज्ञानयोः विशेषमाह स्नात्म इत्यादि आत्मज्ञानान् आत्मज्ञानान् नित्याद्विना किंचित ज्ञानं विषयजम एकम सहायम न प्रवर्तते इंद्रियादिकरण रूप सहायम विना न उत्पद्यते। तो आत्मज्ञान अगर नित्य नहीं है तो कोई भी ज्ञान इस प्रकार का नहीं होगा। आत्मज्ञान च नित्यमेव सांख्येपि उक्तम चित्शक्ति अपरिणामिनी इत्यादिना आत्मनः इति अन्तेन अत्र उपपत्तिमाह न हि एको वर्तते भावः इति। भावः उत्पत्तिधर्मः एकः सन् कारणरहितः सन् न वर्तते न उत्पद्यते।
तथा भावः कारणजन्यत्वे सत्यपि अहेतुकः इति कर्तृकः न वर्तते न उत्पद्यते। तो केवल एक भाव जिसका कारण नहीं है उसका निर्माण इस प्रकार का नहीं होगा, और अगर कारण नहीं है तो निर्माण नहीं होगा इस प्रकार का। तथा न तथा भावः कारणजन्यत्वे सत्यपि अहेतुकः इति अकर्तृकः न वर्तते न उत्पद्यते, किंतु कर्तृकुंभकारादि कर्तृकुंभकाराधिष्ठितानि एव मृच्चक्रादीनि प्रवर्तन्ते। तो केवल कुंभकार होने से बात नहीं बनेगी, उसके सामग्री जो उसकी है, करण जो है वो भी साथ में होने चाहिए, उनके बगैर उसकी भी प्रवृत्ति इस प्रकार की नहीं होगी। इसी प्रकार आत्मा भी ज्ञ है तो इंद्रिय वगैरह कारण है तो प्रवृत्ति होती है। आगे चलकर इंद्रिय और मन दोनों का निग्रह होने के बावजूद भी ज्ञान होता है, ये एक अलग अलग अवस्था इस प्रकार की रहेगी। तस्मात् विषय ज्ञानानि अपि इंद्रिय मनोर्थैः तथा कर्त्रा च आत्मना जन्यन्त इति भावः। तो ठीक है कि आत्मज्ञान के बगैर कोई भी ज्ञान नहीं होती। तो आत्मा है इसलिए ज्ञान होता है, नहीं तो ज्ञान नहीं होगा। और ये स्वप्नावस्था में भी हम देखते हैं कि वहां पे भी ज्ञान होता रहता है। तस्माज्ञ प्रकृतिश्चात्मा दृष्टा कारणमेव च सर्वमेतद् भरद्वाज निर्णीतम जहि संशय। तो आत्मा ज्ञ है, प्रकृति ही आत्मा है, दृष्टा कारण है, और ये सब निर्णीत है। अभी अभी इसके बारे में कोई संदेह नहीं है, तो तुम संदेह को छोड़ दो, संशय को छोड़ दो इस प्रकार से। तो ये पक्ष स्थापना इस प्रकार से कि ये ऐसा ही है, निर्णय इस प्रकार का अत्रेय ने दे दिया भरद्वाज के लिए खास करके। और ज्ञ प्रकृति दृष्टा कारण इस प्रकार का आत्मा है, और यह भी निर्णीत है कि आपके उसके आगे उसकी बहस कुछ नहीं इस प्रकार की होगी। तत्र श्लोको हेतुर्गर्भस्य निर्वृत्तौ वृद्धौ जन्मनि चैव यः पुनर्वसुमतिर्या च भरद्वाजमतिश्चया प्रतिज्ञा प्रतिषेधश्च विशदश्चात्मनिर्णयः गर्भावक्रान्तिबुद्धिश्च खुड्डिकां तत्प्रकाशितम्। तो गर्भ के निर्माण में क्या हेतु है, उसके बढ़ने में क्या हेतु है, और जन्म होने में क्या हेतु है, इसमें पुनर्वसु की मति और भरद्वाज की मति किस किस प्रकार की, अलग किस प्रकार के है। प्रतिज्ञा प्रतिषेधश्च, इन्होंने जो प्रतिज्ञा की है उसकी प्रतिज्ञा हानि हो गई इस प्रकार का भरद्वाज का कहना था। और विशदश्च आत्मनिर्णय, स्पष्ट रूप से आत्मा का निर्णय इसमें बताया गया अत्रेय द्वारा। गर्भावक्रांति उद्देश्य खुड्डिकाम तत्प्रकाशितम। तो गर्भावक्रांति खुड्डिका, इसको उद्देश्य करके ये सब प्रकाशित किया गया, ये सब बताया गया। इति अग्निवेश कृते तंत्रे चरक प्रति संस्कृते शारीर स्थाने खुड्डिका गर्भावक्रांति शारीरम नाम तृतीयोध्याय। तो तीसरा अध्याय यहाँ पे समाप्त हो गया। चतुर्थोध्याय अथा तो महतीं गर्भावक्रांतिं शारीरम व्याख्यास्यामः इति हस्मः भगवान अत्रेयः। तो अभी चौथा अध्याय खुड्डिका के बाद महती गर्भावक्रांति इस प्रकार से। यतश्च गर्भः संभवति यस्मिंश्च गर्भसंज्ञा यद्विकारश्च गर्भः यथा चानुपूर्व्य अभिनिर्वर्तते कुक्षौ यश्चास्य वृद्धि हेतु यतश्चास्य अजन्म भवति, ऐसा है। यतश्च जायमानः कुक्षौ विनाशं प्राप्नोति यतश्च कार्त्स्नेन अविनश्यन् विकृतिम् आपद्यते तदनु व्याख्यास्यामः। तो गर्भ के बारे में ये कैसा निर्माण इस प्रकार का होता रहता है, ये यहाँ पे बताते हैं। तो जहाँ जिससे गर्भ निर्माण होता है, जिसको गर्भ संज्ञा होती है, यद विकारश्च गर्भः, और
किस प्रकार का विकार गर्भ होता है। यथा च अनुपूर्व्यामि निर्वर्तते कुक्षौ, और जिस क्रम से ये कुक्षी में बढ़ता है, यश्चास्य वृद्धि हेतु, उसके वृद्धि के कारण क्या है। यतः च अस्य अजन्म भवति, ये सब होने के बाद भी जन्म नहीं होता। यतश्च जायमानः वृत्कुक्षौ विनाशम प्राप्नोति, और निर्माण होने वाला कुक्षी में विनाश उसका हो जाता है। यतश्च कार्स्नेन अविनश्यन् विकृतिम आपद्यते, और संपूर्णतः विकृति नहीं होती है, लेकिन अविनश्यन, इसलिए विनाश नहीं होता, लेकिन विकृति कुछ हद तक होती है. काय चहा घेणार आहे मी पण थोडासा. तद अनुव्याख्यास्यामः, तो उसके बारे में बताते हैं. मातृतः पितृतः आत्मतः सात्म्यतः रसतः सत्वतः इत्येतेभ्यो भावेभ्यः समुदितेभ्यो गर्भः संभवति. तो माता पिता आत्मा सात्म्य रस सत्व, इन भावों से जो समुदित हुए हैं, एक साथ में है, गर्भः संभवति. तस्य ये अवयवाः यतो यतः संभवतः संभवन्ति तान् विभज्य मातृजादीन् अवयवान् पृथक पृथक उक्तम अग्रे. तो जिसमें से जो अवयव इस प्रकार के निर्माण होते हैं, जिनके संभव से वो अवयव निर्माण होता है, उनको विभाजन करके मातृजादीन अवयवान पृथक पृथक उक्तम अग्रे, तो उनको अलग अलग इस प्रकार से बताया गया है. शुक्र शोणित जीव संयोगे तो खलु कुक्षिगते गर्भ संज्ञा भवति. एक ये महत्वपूर्ण सूत्र रहेगा. शुक्र शोणित और जीव, इनका संयोग कुक्षिगत होने से गर्भ संज्ञा होती है. अब आईवीएफ के जमाने में ये कुक्षी में नहीं होता ये संयोग, बल्कि टेस्ट ट्यूब में होता है. तो इसको गर्भ संज्ञा होनी है नहीं होनी है, हमारे दृष्टि से वैसे देखा जाए तो इसको दूसरी कोई संज्ञा नहीं दी जा सकती, और आगे चलकर इससे बच्चा पैदा होता है, यही बात सही है इस प्रकार से. तो कुक्षिगते, ये जो बात यहाँ पे की गई है कि कुक्षे में शुक्र शोणित और जीव, इनका संयोग होने से होता है. तो आधुनिक तकनीक के द्वारा अभी ये बाहर इस प्रकार का गर्भधारण होता है, और फिर उसको इम्प्लांट किया जाता है गर्भाशय में इस प्रकार से, और फिर भी बच्चे जन्म लेते हैं, गर्भ की अभिवृद्धि होती है और बच्चे जन्म लेते हैं इस प्रकार से. तो टेक्नोलॉजी के जरिए अभी इसमें परिवर्तन इस प्रकार से आ गया. तो समझने का मतलब यह है कि शुक्र शोणित और जीव का संयोग होना जरूरी है. बाहर भी अगर शुक्र शोणित संयोग हुए लेकिन जीव का अवक्रमण वहां पे नहीं हुआ, तो गर्भधारणा नहीं होगी, आईवीएफ फेलियर कहा जाएगा इस प्रकार. तो जीव का वहां प्रवेश होना ये आवश्यक इस प्रकार का रहेगा, चाहे वो कुक्षी हो चाहे टेस्ट ट्यूब हो इस प्रकार से. और ये जीवित है, इसमें चैतन्य की अनुवृत्ति है, ये जब तक नहीं होता तब तक उसको गर्भ संज्ञा नहीं प्राप्त होती. अब भी जब सोनोग्राफी होती है, पल्सेशन है या नहीं, हार्ट पल्सेशन है या नहीं, ये वगैरह देखा जाता है, और अगर नहीं है तो फिर बताते हैं कि नहीं, ये गर्भधारणा नहीं हुई है, टिकी नहीं हुई है, मिस्ड एबॉर्शन इस प्रकार का हो गया. तो अभी कुक्षिगत ही होगा, ये थोड़ा मुश्किल इस प्रकार का हो गया है. गर्भस्थ खुला अंतरिक्ष वायु अग्नि
तोय भूमि विकाराः चेतनाधिष्ठानभूता। तो ये अंतरिक्ष यानी कि आकाश, वायु, अग्नि, तोय, भूमि, इनके विकार, तो इनके जरिए बना हुआ इस प्रकार का चेतनाधिष्ठान भूता, लेकिन उसमें चैतन्य का अधिष्ठान इस प्रकार का है। तो पंचमहाभूत और आत्मा ये सभी अगर होंगे तो ही उसको गर्भ इस प्रकार की संज्ञा रहेगी। तो लेकिन चेतनाधिष्ठान भूत होना ये आवश्यक रहेगा। एवं अनया युक्त्या पंचमहाभूत विकार समुदायात्मको गर्भः चेतनाधिष्ठान भूतः स हि अस्य षष्ठो धातुः उक्तः। तो पंचमहाभूत विकार समुदायात्मक इस प्रकार का ये गर्भ है, लेकिन चेतनाधिष्ठान भूत है। सिर्फ इन पांचों से नहीं होता है, चेतना भी उसमें होनी चाहिए इस प्रकार से। सही अस्य षष्ठो धातु उक्तः, वही उसका छठा धातु इस प्रकार का बताया गया है। तत्र शरीरम नाम चेतनाधिष्ठानभूतं पंचमहाभूत विकार समुदायात्मकम समयोगवाही, ये आगे एक सूत्र आता है इस प्रकार से। मैं जब फर्स्ट ईयर में था तो मोगो वडालकर हमारे टीचर थे शारीरिक क्रिया के, और वो 6 महीने यही सूत्र पढ़ाते थे पढ़ाते थे, एक ही सूत्र। हफ्ते में एक लेक्चर होता था और 6 महीने तक यही पढ़ाते रहते। तो उनके कहने का तात्पर्य अर्थ क्या था वो तो समझ में आएगा, लेकिन 6 महीने क्या पढ़ाने का था ये भी पता नहीं चला इस प्रकार से। और कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि अभी मॉडर्न मेडिसिन में जो तरक्की हुई है उस आत्म तत्व को छोड़कर बाकी सब भावों में तरक्की है। विशेषतः भौतिक शरीर के बारे में बहुत सूक्ष्मता से ज्ञान अभी होता है, चाहे एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, रेडियोलॉजी वगैरह कुछ भी बात कहे तो काफी डीप नॉलेज उसके बारे में मिलता है, लेकिन चैतन्य के बारे में कुछ भी नहीं है। और हम एक जीवित शरीर की बात कर रहे हैं, ये बात भूल गई है मॉडर्न मेडिसिन। और इसीलिए ये सभी जो मैकेनिकल प्रोसेसेस अभी हो गई, विभिन्न प्रकार की इन्वेस्टिगेशंस वगैरह वगैरह इस प्रकार से, उन्हीं के आधार पर निदान होता है, उन्हीं के आधार पर चिकित्सा करनी है, इस प्रकार का प्रचलन बढ़ गया है और क्लिनिकल डायग्नोसिस भी छूट गया। अभी लोग इतने अंधे हो गए इन्वेस्टिगेशंस के जरिए कि क्लिनिकल डायग्नोसिस नाम की कोई एक बात थी ये भूल ही गए हैं। केवल रिपोर्ट्स को देखकर दवाइयां दे देते हैं, मरीज को देखने की जरूरत ही नहीं है इस प्रकार से। और सुख दुख वगैरह जो बातें हैं वो आतुर परिप्रश्नेनैव विद्यात्, उनकी परीक्षा प्रश्न परीक्षा से ही करनी है, ऐसा स्पष्ट निर्देश है। और ये सभी भाव आत्मा, मन, बुद्धि, अहंकार इनसे जुड़े हुए इस प्रकार के हैं। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि हमें इसके बारे में काफी सजग इस प्रकार का होना पड़ेगा। और चैतनाधिष्ठान भूत शरीर है, ये बात कभी नहीं भूलनी है इस प्रकार से। और इसीलिए मैन द अननोन इस किताब को नोबेल प्राइज मिला कि मॉडर्न मेडिसिन विल नेवर अंडरस्टैंड ए ह्यूमन बीइंग। ये जो उसका कहना था, उसके उस विचार के लिए उसको नोबेल प्राइज दिया गया। यया च अनुपूर्व्या अभिनिर्वर्तते कुक्षौ ताम व्याख्यास्यामः। तो जिस
अनुपूर्वी से वो कुक्ष में निर्माण होता रहता है, वो अभी बताते हैं। गते पुराणे रजसी नवे चावस्थिते शुद्ध स्नाताम स्त्रियम अव्यापन्न योनि शोणित गर्भाशयाम। तो गते पुराणे रजसी, पिछले महीने का जो रज संचित हुआ है वो एक बार रजस्राव होके निकल जाने के बाद नवेश अवस्थित है, और नया रज वहां पे स्थापित होने के बाद शुद्ध स्नाताम, तो रजस वाला अवस्था से बाहर आकर जो स्नात हो गई है, शुद्ध स्नात इस प्रकार की हो गई है, स्त्रियम अव्यापन्न योनि शोणित गर्भाशयाम, तो जिसके योनि अर्थ और गर्भाशय अव्यापन्न है, ऋतुमती आचक्ष में है, तो उसको ऋतुमती इस प्रकार से कहते हैं। तया सह तथा भूतया यदा पुमान् अव्यापन्न बीजो मिश्रीभावं गच्छति तदा तस्य हर्षोदीर्घः परः शरीर आत्मा शुक्रभूतः अंगात अंगात संभवति। और उस प्रकार की उस अवरत से जो अव्यापन्न बीज इस प्रकार का पुमान, उसका संगम हो जाता है, उसका समागम हो जाता है, तदा तस्य हर्षोदीर्घः परः शरीर धात्वात्मा शुक्रभूतः, तो उससे हर्ष से उदीरित इस प्रकार का जो शरीर धात्वात्मा शुक्रभूत होकर अंगात अंगात संभवती, अंगों अंगों से निर्माण इस प्रकार का होता है। स तथा हर्षभूतेन आत्मनोदीरितः च अधिष्ठितश्च बीजरूपो बीजरूपो धातु पुरुष शरीरात् अभिनिष्पत्या उचितेन यथा गर्भाशयम् अनुप्रविश्य अर्थवेन अभिसंसर्गम एति। तो उस समय हर्षभूतेन आत्मनोदीरितः, तो हर्षभूतेन और आत्मनो उदीरितः च अधिष्ठितश्च बीजरूपो धातु, ये बीज रूप जो धातु आत्मरूप इस प्रकार का है, अधिष्ठित है वहां पे, पुरुष शरीरात् अभिनिष्पत्य उचितेन यथा गर्भाशयम अनुप्रविश्य, तो पुरुष शरीर से निकलकर उचित इस प्रकार से गर्भाशय में प्रवेश करके आर्तवेन अभिसंसर्गम एति, आर्तव के साथ उसका संयोग हो जाता है, संसर्ग हो जाता है। यथा इति निवृत्ते पुराणे ऋतकालातिक्रम संचिते नवे चावस्थिते इति वचनेन नवेपि अनवस्थिते गर्भकारणत्वं नास्ति इति दर्शयति। तो नवीन जो रज का संचय होना है वो अगर अवस्थित नहीं होगा वहां पे, तो गर्भधारणा नहीं होगी इस प्रकार से। अनवस्थिते गर्भकारणत्वं नास्ति इति दर्शयति। शुद्ध स्नातामिति अनेन शुद्ध स्नातैव स्त्री गम्या न अस्नाता अशुद्धत्वात् इति दर्शयति। तो शुद्ध स्नाना स्नाता स्त्री ही गमनीय इस प्रकार की है, अशुद्ध जिसका स्नान नहीं हुआ है वो नहीं है इस प्रकार की। त्यायति अस्यां गर्भा इति स्त्री, तो जिसमें गर्भ टिक जाता है इसलिए उसको स्त्री, ये स्त्री शब्द की व्युत्पत्ति बताई। तो अनेन वंध्याम निरस्यति, तो इससे वंध्या का निरसन किया गया। ऋतुमतिम इत्यत्र प्रशंसायां मतु तया सह इति तया स्त्रिया तथा भूतया इति तादृक् ऋतुयुक्तया,
तो जो ऋतुमती है जिसमें आर्तव निर्माण हुआ है, बीज इस प्रकार का निर्माण हुआ है, उस प्रकार की ऋतुमती के साथ अगर ये समागम हो जाता है तो फिर गर्भधारणा होती है इस प्रकार से। हर्षः प्रीतिविशेषः तेन प्रेरितः, कि हर्ष से प्रेरित इस प्रकार का। अभी बात ऐसी है, एलोपैथी ने इतनी मैकेनिकल प्रोसेस बना दी है कि उसमें हर्ष का कोई संबंध ही नहीं होता, बल्कि एक टेंशन बना रहता है कि अब की बार क्या होगा वगैरह वगैरह इस प्रकार से। परः इति सारः किंवा परकालोत्पन्नः परः शुक्रमे सर्वधातुभ्यः परमुत्पद्यते। तो ये श्रेष्ठ इस प्रकार का धातु है जिसमें सभी धातुओं के अंश इस प्रकार के हैं। ये हमारे और एलोपैथी के बीच में ये काफी अंतर इस प्रकार का है कि एलोपैथी में जेनाइटल ऑर्गन्स बताए गए जीव बायोलॉजी में, और उनका कार्य है कि वो बीज इस प्रकार के निर्माण करे, गर्भधारणा में सहायभूत इस प्रकार के हो जाए। अब ये जेनाइटल ऑर्गन्स की खासियत है कि उसमें जो बीज निर्माण होता है वो प्रजननक्षम इस प्रकार का होता है। लेकिन हमारे यहाँ रसरक्तादि धातु क्रम बताया गया और शुक्र अंत में निर्माण होता है। तो आहार रस से लेकर शुक्र तक विभिन्न स्रोतों के द्वारा निर्माण इस प्रकार का होता रहता है। चूंकि आहार रस इन सभी से जाता हुआ शुक्र बन जाता है, एवं मासेन रसः शुक्री भवति त्रिगुणांचार्धवम्, ये जो बात सुश्रुताचार्य ने बताई है कि एक मास में रस का शुक्र में निर्माण परिवर्तन हो जाता है और स्त्रीणाम आर्तवम, और स्त्रियों में आर्तव बन जाता है उसका। तो ये इस तरीके से रस से शुक्र तक निर्माण होता रहता है, और इसलिए शुक्र में सभी धातुओं के अंश आते हैं, और शुक्र पुनरुत्पादन, गर्भ के पुनरुत्पादन करने में सक्षम इस प्रकार का होता है। तो ये श्रृंखला मॉडर्न मेडिसिन में तो कहीं नहीं है। उनके हिसाब में जेनाइटल ऑर्गन्स को ही ये सामर्थ्य है कि वो इस प्रकार से उसका गर्भ का निर्माण कर सकेंगे। लेकिन हमारे यहाँ रस से लेकर शुक्र तक जो निर्माण बताया गया है उससे ये स्पष्ट होता है कि ये सामर्थ्य शुक्र में किसके जरिए आता है। हर्ष रोमहर्ष काय फर्क? रोमहर्ष रोंगटे खड़े रहना ऐसा है, वो केवल रोम में होता है, और ये जो हर्ष बता रहे हैं ये पूरे शरीर में इस प्रकार का हर्ष होता है। और फिर शुक्रधरा कला सर्व शरीर व्यापिनी इस प्रकार की है।
तो अंगात अंगात प्रभवसी, ये बात वेद मंत्रों में भी आती है कि पूरे शरीर से इस प्रकार से शुक्र निर्माण होके वो बाहर चला जाता है और फिर गर्भधारणा इस प्रकार की होती है। तो शुक्रधरा कला सर्व शरीर व्यापिनी है, इसका एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। और ये जैसे उदाहरण देते हैं कि दूध में जैसे घी, वैसे रस में इस प्रकार से शुक्र इस प्रकार से है। और जो परिवर्तन हम बाहर दूध से घी लेकर करते हैं इस प्रकार से, उसी प्रकार के परिवर्तन भीतर रस से शुक्र तक हो जाते हैं। और इसलिए फणसलकर जी एक योग को बताते थे, अश्वगंधा सिद्ध घृत, जो दूध से निकाला हुआ घृत, उसको फिर दूध और शर्करा के साथ पीना है, इस प्रकार से योग बताया गया है राजयक्ष्मा चिकित्सा में। तो उनके ख्याल में रस धातु ये दूध जैसा इस प्रकार का है, और शुक्र धातु जो है वो घी जैसा इस प्रकार का है। वहां जैसे उसका हम दही बनाते हैं, फिर मंथन करके नवनीत निकालते हैं और नवनीत से घृत बनता है। यही प्रक्रिया अगर हम बाहर इस प्रकार से करते हैं शुक्रवर्धक द्रव्यों के साथ और दूध से शुरुआत करके, तो शरीर में ये प्रक्रिया अच्छी तरीके से होती है और रस से लेकर शुक्र की उत्पत्ति इस प्रकार की हो जाती है। इसका दूसरा एक मतलब ऐसा है कि जब हम अजूस्पर्मिया के केसेस देखते हैं, वैसे अजूस्पर्मिया काफी डिफिकल्ट है ट्रीट करने के लिए, लेकिन शुक्र का निर्माण ही नहीं हुआ, शुक्र बीज जो है वो निर्माण ही इस प्रकार का नहीं हो रहा है। तो एक तो वृषण के बारे में जो बताया गया है, मांसासु कफमेद प्रसादात वृषणम, कि मांस रक्त कफमेद इनके प्रसाद के वृषण बनते हैं, उनका निर्माण ही ठीक नहीं हुआ हो, तो शायद इन धातुओं के पाचक कफ के हिसाब से तो बता दे चूर्ण वगैरह इस प्रकार से, और शायद गर्भपाल रस और तृतीय सप्तम मास तक के कल्प, ऐसा देने से अगर टेस्टिकल्स का निर्माण ही ठीक नहीं हुआ है तो शायद कुछ बात बनती है, और इससे ये स्पर्मेटोजेनेसिस अटक गया है वो शायद सुलझाने लगता है। दूसरी बात ऐसी है कि अगर विकृत बीज ज्यादा है, इस प्रकार के काउंट कम है या प्रोग्रेशन नहीं है, मोटिलिटी कम है वगैरह वगैरह इस प्रकार से, तो उनके आधार पर अगर हम कुछ निदान करने की कोशिश करते हैं, उसके बारे में आयुर्वेद की दृष्टि से कैसे सोचा जाए ये सोचते हैं इस प्रकार से, तो इसका मतलब पूरी लाइफस्टाइल से इस प्रकार का होगा, सभी भावों को जानकर फिर क्या ट्रीटमेंट करनी है उसके बारे में सोचना है, और केवल वाजीकरण का विचार नहीं करना है, अपितु
रसायन चिकित्सा का विचार करना है। बाकी लोगों को सुनाई दे रहा है क्या? मनीषा और मनोज को नहीं दे दे रहा है। यस सर। ओके। आता आले। तो ठीक है, बीच में ये मालूम नहीं क्यों हो जाता है इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि जहां रस से शुक्र तक जो निर्माण है, वहां कहीं पे बाधा निर्माण हो गई, तो उसको समझना और उसको ठीक करना, और खास करके रसायन चिकित्सा का प्रयोग करना। वैसे घृत और क्षीर, ये दो रसायन भी है, वाजीकरण भी है, लेकिन ये अश्वगंधा सिद्ध दूध से निकाला हुआ घी, इस प्रकार के जो योग बताए जाते हैं। तो परिणमन की प्रक्रिया बीच में कहीं अटक गई हो तो भी उसके लिए यह अच्छा इस प्रकार का रहेगा। तो मैं समझता हूं कि केवल वाजीकरण औषधियों का प्रयोग करना ये ठीक नहीं है। पूरी लाइफस्टाइल को देखते हुए अग्नि के बारे में सोचना है, स्रोतों के बारे में सोचना है, कारण कहाँ पे क्या है, ये भी सब बातें देखनी है, और फिर उसके मुताबिक उसकी चिकित्सा करनी है। तो ये ज्यादा बेहतर इस प्रकार का होगा, और ये आसान मामला नहीं है। फिर भी वही अगर सही रास्ता है तो उसी मार्ग से चलना आवश्यक इस प्रकार का होगा। शुक्रभूतः इति शुक्ररूपः एव अंगात अंगात संभवति व्यज्यते। तेन न अंगेभ्यः शुक्रम उत्पद्यते किंतु शुक्ररूपतया एव स्थितम व्यज्यते। तो अंगों में, अंगों से शुक्र निर्माण नहीं होता, लेकिन शुक्र रूप में जो स्थित है उसमें वो व्यक्त इस प्रकार का वचनम ही सर्वत्रानुगतम देहे शुक्रम हर्षभूतेन इति हर्ष भवतां हर्षमयतांगतेन उदीरितः च अधिष्ठितः च इति अनेन उदीरणकाले यथा निस्सरणकाले तथा निस्सरणकाले हर्षम अयम आत्मा अधिष्ठानं शुक्रस्य हर्षमयः हर्षमयात्मा अधिष्ठानं शुक्रस्य गर्भाशय प्राप्ति कारणं दर्शयति। शुक्रस्य गर्भाशय प्राप्ति कारणं दर्शयति। तो शुक्र गर्भाशय में पहुंचने के लिए हर्ष ये एक महत्वपूर्ण इस प्रकार का है। यदि शुक्रप्रवृत्ति काले पुरुषो हर्षरितः स्यान् न तदा सम्यक शुक्र प्रवृत्ति, उस समय अगर वो हर्ष रहित होता है तो सम्यक शुक्र प्रवृत्ति नहीं होती है। तथा वेग विघातात् न गर्भाशय प्राप्तिर्भवति, और वेग कुंठित हो जाने के कारण गर्भाशय प्राप्ति उसकी नहीं होती है। तो जब मोटिलिटी की बात की जाती है तो उसमें समझ लेना चाहिए कि ये हर्ष है या नहीं है। समागम काल में ये देखना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। और अगर हर्ष नहीं है तो हर्ष निर्माण कैसे किया जाए उसके बारे में सोचा जाना चाहिए। तो शायद मोटिलिटी के बारे में हम कुछ कर सकेंगे। मोटिलिटी अगर कम है उसके बारे में कुछ कर पाएंगे इस प्रकार का। तो मुझे लगता है कि एक सीमेन एनालिसिस की रिपोर्ट को देखकर एक हमारे दृष्टि से शुक्र का परीक्षण होना ये एक अलग बात इस प्रकार की रहेगी, लेकिन सीमेन एनालिसिस को भी देखकर क्या करना है इंटीग्रेटेड विचारों में, ये शायद बात हो सकती है। जैसे कि ये स्त्री बीज के बारे में भी, स्त्री बीज निर्माण हुआ है नहीं हुआ है, ओव्यूलेशन वो बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है,
बढ़ा हुआ है, फिर रप्चर नहीं हो रहा है, वगैरह वगैरह इस प्रकार की बातें की जाती है, और उसके बारे में ट्रीटमेंट देने वाले लोग हैं। उसी प्रकार से शुक्र के बारे में भी हमें करना है। एक पारंपरिक पद्धति कोलटकर सर प्रयोग करते थे, देसी गेहूं का बीज इस प्रकार का, उसमें उसको मिट्टी में गाड़ देना और केवल पेशाब उसमें डालना, अलग अलग, पुरुष के अलग और स्त्री के अलग, इस प्रकार से। और फिर वो अंकुरित होता है या नहीं होता है ये देखना। तो अंकुरित नहीं होते हैं तो समझ लेना है कुछ गड़बड़, इस प्रकार के रिपोर्ट आपके कुछ भी कहे इस प्रकार से। अंकुरित होते हैं तो रिपोर्ट भी कुछ भी प्रकार के हो तो भी गर्भधारणा होने की संभावना है, ऐसा उनका कहना था। मैंने भी ये कोशिश काफी की है। इसमें बीज अच्छा होना जरूरी है। गेहूं जो है वो देसी बीज होना चाहिए। हमारे घर में तो मौजूद होता है तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो हम एक 10-12 इस प्रकार के गेहूं दे देते हैं लोगों को बोने के लिए, मिट्टी में बोने के लिए, और सिर्फ पेशाब डालना ये बताते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा आगे बहस अगर हो गई है, कहाँ से आया है मुझे मालूम नहीं है, ट्रेडिशनल मेथड है ऐसा सर ने बताया था इस प्रकार से। और आयुर्वेदिक सेक्सोलॉजिस्ट होना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। जितका हर्ष अधिक तितकी इजॅक्युलेशनची वेग बल फोर्सफुल अधिक, तितकी शुक्र गर्भाशय मुखातून आत प्रविष्ट होण्याची शक्यता अधिक। ऐसा ही है यहाँ जो चक्रपाणी दत्त लिख रहे हैं वही इसी प्रकार से लिख है। अगर हर्ष नहीं है तो शायद गर्भाशय में अंत प्रविष्ट इस प्रकार का नहीं होगा और फिर गर्भधारणा नहीं होगी। तो हर्ष से उदीरित इस प्रकार का शुक्र होना है। और अभी आईटी क्षेत्र में खास करके इनफर्टिलिटी का ज्यादा प्रॉब्लम है, और वहां पे बताया जाता है कि मूत्राचा काय संबंध, मूत्र कहाँ से आया है यहाँ पे? मैथुन के पूर्व मलमूत्र वगैरह का विसर्जन होना चाहिए, इतना ही बताता है। यहाँ मूत्र कहाँ पे आया है? तो हर्षोदीरित होना ये एक अहम मुद्दा इसमें है। और आईटी क्षेत्र में बताते हैं कि स्पेस नहीं मिलती एक दूसरे के लिए, दोनों अपने अपने कार्यों में व्यापृत इस प्रकार से है। और व्यवहार के लिए जो एक मानसिक स्थिति हर्षपूर्ण इस प्रकार की होनी चाहिए वो दोनों की नहीं रहती। और फिर व्यवहार जो है अच्छे तरीके से नहीं होता, फलद्रुप नहीं होता इस प्रकार से, और इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। मैंने एक अजीब उदाहरण देखा था। शादी को 10 बरस हुए थे और इनफर्टिलिटी थी। गहू अंकुरित करताना बीज बोने के लिए, गहू बीज अंकुरित होण्याबाबत, तो मूत्र का वहां पे है मतलब। अब मालूम नहीं, एक यज्ञ जोशी ने एक अजीब अनुभव बताया था। वही उनके पास एक औरत थी जिसको उन्होंने गौमूत्र लेने के लिए कहा और उसने साफ इनकार कर दिया कि मैं गौमूत्र नहीं लूंगी। और फिर कारण बताया कि ऑल हार्मोन्स आर एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन। सभी हार्मोन जो है वो यूरिन के द्वारा एक्सक्रीट किए जाते हैं। और फिलहाल जो अनाज या अन्न हमें मिलता है उसमें सभी में हार्मोन्स है। देसी ये विदेशी गाय जो है जर्सी गाय, उसको हार्मोन दिए जाते हैं, वनस्पतियों को भी हार्मोन दिए जाते हैं। तो ये हार्मोन्स
यूरिन से आगे निकल जाते हैं और गाय को इस प्रकार के अगर हार्मोन दिए जाते हैं तो उसके मूत्र में, गोमूत्र में ये हार्मोन्स आते हैं और इसलिए मैं गोमूत्र नहीं लूंगी, ऐसा उन्होंने कहा। योगा जोशी ने बात एक्सेप्ट कर ली और कहा कि ठीक है, मैं दूसरी कोई दवा का प्रबंध करता हूँ इस प्रकार से। लेकिन इसमें ऐसा होना चाहिए था कि ठीक है, देसी गाय के मूत्र का प्रयोग करो जहाँ हार्मोन्स नहीं दिए जा रहे हैं इस प्रकार से। लेकिन ये थोड़ी गहराई वाली सोच होगी और मूल रूप से जाकर समस्या को समझना इस प्रकार के है। अब बात ये है कि मूत्र में नेचुरल हार्मोन्स भी होने चाहिए और इनके जरिए इसमें अंकुर जनन क्षमता इस प्रकार की निर्माण होती है। अब इस दृष्टि से मूत्र का परीक्षण नहीं किया गया। अगर मॉडर्न फिजियोलॉजी में इसके बारे में अगर सोचना है, अभी तो काफी आगे तरक्की, हाँ एलोपैथिक विचार आहे ना, लेकिन ये जो परंपरा आई है ये तो एलोपैथी वाली नहीं है। शुक्र का कुछ संबंध मूत्र से होना है, हम हार्मोन की बात छोड़ देते। अभी ये सामने आया है कि मूत्र में हार्मोन्स होते हैं आधुनिक वैद्य के अनुसार इस प्रकार से। लेकिन हमारे हिसाब में उसमें अगर अंकुर जनन क्षमता है मूत्र में, तो शुक्र का कुछ अंश इस प्रकार से आता होगा और इसीलिए वो जनन क्षम इस प्रकार का हो जाता है मूत्र इस प्रकार से। बाकी दूसरा पानी नहीं दिया जाता इस प्रकार से। अब बात ये है कि अन्न का सारकिट्ट विभाजन होकर उसमें घन किट्ट और द्रव किट्ट ये दो बातें बनते हैं और द्रव किट्ट से मूत्र बनता है इस प्रकार। तो वेस्ट मटेरियल के आधार से भी मूल प्रोडक्ट कैसा निर्माण हुआ है ये सोच सकते हैं। मल और मूत्र का परीक्षण करके आहार से उत्पन्न होने वाले धातु कैसे होंगे इस प्रकार का परीक्षण हो सकता है। तो अभी मैं समझता हूं कि जिनमें हमें शुक्र का परीक्षण करना है उनमें ये भी टेस्ट, एलोपैथी की जो जो ट्रेडिशनल टेस्ट है वो भी करवा ले और दोनों पैरेलली स्टडी करे कि क्या होता है इस प्रकार से। और अगर इसमें ऐसा होता है कि गर्भधारणा होती है तो मतलब ये समझ लेना है कि सारकिट्ट विभाजन जब अन्न का हुआ, सार भाग से तो शुक्र बन गया आगे चलकर रस से लेकर शुक्र तक इस प्रकार का, लेकिन उसका कुछ कुछ अंश मल और मूत्र में भी आ रहा है प्राकृतिक स्थिति में और उसके आधार पर शायद हम बात कर सकते हैं कि प्रजनन क्षम है या नहीं है इस प्रकार से। अब गर्भधारणा है या नहीं है, यूपीटी जो टेस्ट की जाती है अभी उसमें भी मूत्र का ही परीक्षण है एलोपैथी के द्वारा किया जाने वाला। दूसरा बीटा एचसीजी भी करते हैं, वो एक अलग बात, रक्त की परीक्षा करते हैं, लेकिन मूत्र का परीक्षण करके भी गर्भधारणा है या नहीं है ये बात हम समझ सकते हैं। तो उस बात को ध्यान में रखना है। उपस्थ एकच ऑर्गन म्हणून दोन्ही बाहेर पडतात, शुक्र मूत्र, लेकिन वो अलग अलग बाहर निकलते हैं। व्यवहार में शुक्र ही आना चाहिए, मूत्र नहीं आना चाहिए उसमें, उसके साथ में। अगर ये मूत्र शुक्र है तो ये शुक्र की विकृति है इस प्रकार से बताते हैं। वातातिकुणप ग्रंथि पूर्व क्षीण मलाभयम, मलाभयम जो है वो बीजा समर्थम रेतोसर्म इस प्रकार का बताया गया। तो ये अलग अलग है, उपस्थ एक है तो भी ये अलग अलग इस प्रकार के है। एक अझुस्पर्मियाच्या रुग्णात हे परीक्षण मी 2-3 वेळा केले होते. प्रत्येक वेळी गहू अंकुरित झाले होते. फक्त चिकित्सेनंतर अधिक जोमदार अंकुरित झाले, पण स्पर्म काउंट आला नाही.
आणि गर्भधारणा पण झाली नाही. दुसरी मात्रा असेही आहे की वरवर वारंवार गर्भस्राव होणाऱ्या स्त्रीचे HCG चे इंजेक्शन देतात व हे HCG मूत्रातूनच संग्रहित केलेले असते. ये नई बात सामने आई कि HCG मूत्र से ही कलेक्ट किया जाता है बेटा. HCG जो है वो तो मूत्र से संबंध है, ये एक अहम मुद्दा इसमें इस प्रकार का रहेगा. और उस बात को ध्यान में रखते हुए सारकिट्ट विभाजन की प्रक्रिया किस प्रकार से हो रही है ये देखना जरूरी इस प्रकार का रहेगा. और इस प्रकार की कुछ परंपराएं अगर है तो उसके बारे में थोड़ा देखना पड़ेगा. इसमें ये भी एक बात हो सकती है कि गर्भधारणा हो गई और पहले मास में ही गर्भस्राव इस प्रकार का हो गया जिसका पता नहीं चला कि एबॉर्शन हुआ है इस प्रकार से. हम केवल रिपोर्ट्स के आधार पर जाने की कोशिश करते हैं कि अजुस्पर्मिया ही है और ये नहीं हो रहा इस प्रकार से. लेकिन अगर अंकुरित होते हैं तो संभावना है कि ये आगे चलकर इस प्रकार से सिद्ध होगा और गर्भधारणा होगी इस प्रकार से. तो इसके लिए काफी पेशेंस चाहिए. तभी ये बातें इस प्रकार की हो सकती है. ठीक है, रुकते हैं, कल आगे बढ़ेंगे. आयुर्वेद प्रकांड निगदितैः हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम्. वैसे भी ये जो इंजेक्शन दिए जाते हैं हार्मोनल प्रोजेस्टेरॉन बढ़ाने के लिए काय बरं म्हणतात त्याला, उसके निर्माण का भी तरीका देखेंगे तो काफी अजीब तरीका इस प्रकार का है. और जैसे एलोपैथी वाले हमें कोसते हैं कि तुम मूत्र पुरुष वगैरह का भी सभी का प्रयोग करते रहते हो खाने पीने के लिए औषध के रूप में. प्रोफेसी, उसका टेक्निकल नाम क्या है मुझे अभी याद नहीं है. याद आएगा तो उसका जो निकालने का तरीका है वो देखेंगे तो पता चलेगा कि एलोपैथी भी कितने खतरनाक तरीके से ये सब निर्माण करती है. और उसके बारे में किसी को पता ही नहीं है, मालूम ही नहीं है. हमारे सामने एम्प्यूल आती है 5,000 यूनिट 10,000 यूनिट इस प्रकार से, और मेड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन. ओके, मैंने कुछ अलग नाम सुना था. ठीक है. HCG बराबर है. ओम शांति शांति शांति. विरम्यते व्याख्यानव्यापारात्. श्वः पुनरपि मिलिष्यामः. ह्यूमन कोरियनिक गोनाडोट्रोपिन इस प्रकार का है वो HCG इंजेक्शंस. और उसका तरीका एक बार देखना चाहिए नेट में जाके, काफी खतरनाक इस प्रकार का तरीका है. विरम्य